Good morning once again, students of class 10th. Today we will discuss about the history of class 10, lesson third, nationalism in India. और ये इस लेसन का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोगों के 3 वीडियो कर चुका हूँ लेसन पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के आप विद्यालय के ऐप में उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे डिफरिंग स्टैंड विद इन अ मूवमेंट। हम देखा कि जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रही थी पूरे कंट्री साइड में या फिर टाउन में, तो उसका अलग अलग लोगों ने डिफरेंट मीनिंग निकाला था। स्वतंत्र भारत का या फिर स्वराज या फिर जो है कह सकते हैं सत्याग्रह मूवमेंट का, लोगों ने डिफरेंट मीनिंग निकाला था। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है सब लोगों ने अलग अलग उसका मीनिंग निकाला था। आज हम देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था कंट्री साइड में, टाउन्स में, कि लोगों ने किस तरह से उस मोमेंट को लिया था, उसकी विचारधारा क्या थी मोमेंट पर। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो प्लांटेशन, मेनली जो असम राज्य के जो टी गार्डन में जो वर्कर्स वर्क कर रहे थे, डे नाइट एक किए हुए थे, उनके नज़र में स्वराज्य का क्या मायने था और उन्होंने इस पर क्या एक्शन किया, हम इसको देखने वाले हैं। ओके बेटा, आप लोग ध्यान से सावधान हो जाइए। पेज नंबर 60 निकाल लीजिए, स्वराज इन प्लांटेशन। चलते हम लोग। तो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। यानी कि चाय के बागान जो टी गार्डन में काम कर रहे थे वर्कर्स भी, उन्होंने भी महात्मा गांधी की इस आंदोलन का जो अर्थ है अपने अकॉर्डिंग दूसरा नहीं निकाला था। उनका मतलब था फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन असम, जो असम के जो टी गार्डन में वर्क कर रहे थे, उनका मतलब था फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव freely in and out of the confined space which they were enclosed, and it meant retaining a link within the village from which they had come। देखिए, सबसे पहली बात, प्लांटेशन के वर्कर जो वर्क कर रहे थे उन पर एक रूल लगाया गया था अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो इस एक्ट में हुआ क्या था, इस एक्ट में मेनली था कि कोई भी वर्कर जो टी गार्डन में वर्क करता है उसे विदाउट परमिशन घर जाने का अनुमति नहीं था। अगर विदाउट परमिशन वो घर भागने का प्रयास करता है और पकड़े जाने पर उन्हें सजा होगी और उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा रूल पास हुआ था इनलैंड इमाइग्रेशन 1859 में। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टी गार्डन में काम कर रहे थे उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। और ये परमिशन तो 9 के बराबर था। यहाँ की 100 लोग अप्लाई करते थे, उसमें 1 या 2 लोगों को कभी कभी मिल जाया करता था, वरना बराबर उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती थी। तो उन लोग एज अ स्लेव, एज अ कैदी की तरह वहाँ पर मतलब गार्डन के बॉर्डर एरिया में वो लोग काम करते थे। तो उन लोगों का मतलब था कि हम लोग स्वराज, जो हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जो महात्मा गांधी ने आंदोलन छिड़ा है, उसका मतलब यह है कि अब हम लोग आज़ाद हो गए। अब हम लोग जब मन चाहे तब अपने घर जा सकते हैं और जब इच्छा हो तो हम लोग कंपनी में या फिर वो टी गार्डन में वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वेयर रेयरली गिवन सच परमिशन। और उन लोगों को घर जाने की परमिशन बहुत ही रेयर केस में मिलता था, बराबर नहीं मिल पाती थी। और वेन दे हेयर्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब जब सुना कि पूरे भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, महात्मा गांधी ने सबको आह्वान कर दिया इस कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट होने के लिए, तो उनको लगा कि अब हमें आज़ादी मिलने ही वाली है। तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, हजारों की संख्या में जो लेबर्स वहाँ से थे, उस एरिया को छोड़ करके अपने घर की तरफ चल दिए। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, यानी कि प्लांटेशन वर्क को छोड़ करके अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन ध्यान से समझना इस बारीकी को, आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टोरी मिलेगी एक। दे बिलीव दैट द गांधी राज वाज कमिंग, वो लोग सोच रहे थे कि अब गांधी राज आ रहा था। ठीक है, एंड एवरी वन वुड बी गिवेन लैंड देयर ओन विलेज, और सबका मानना था कि सब लोगों को अपने ही गांव में कुछ न कुछ जमीन मिल जाएंगी जिस पर हम लोग क्या करेंगे, जिस पर हम लोग आसानी से खेती कर सकते हैं। जैसे पढ़ा भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था कि सबके लिए जो है प्लांटेशन करने के लिए जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स उनसे ज़मीन लेकर के गरीबों में दिया जाएगा। तो इनका मानना था कि हम लोग अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो महात्मा गांधी हमें अपने गांव में ज़मीन दिलवा देंगे जहाँ से हम वर्क करेंगे। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वे अपने घर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि स्ट्रैंड ऑन द वे बाय द रेलवे एंड स्ट्रीम स्ट्राइक। बेटा, जबकि उस समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, आपने पढ़ा कि सभी लोग
स्ट्राइक पर थे, शहरों के लोग अपने वर्क छोड़ चुके थे, कचहरी के वकील जो है जाना छोड़ चुके थे, टीचर, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स विद्यालय कॉलेज छोड़ चुके थे। उसी प्रकार उसमें जब स्ट्राइक हो रही थी तो रेलवे के जो कर्मचारी थे वो रेलवे की जो वर्कर थे उसको भी जाना छोड़ चुके थे, या जो नदी नाले पार करने के जो नाव या स्टीमर हुआ करते थे वो भी क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, चूंकि जो उसके कर्मचारी थे वर्क पे नहीं जा रहे थे। तो फिर क्या था, जो वहाँ टी प्लांटेशन से जो वर्कर भाग कर अपने गाँव जा रहे थे वो बीच रास्ते में ही पकड़े गए पुलिस द्वारा और ब्रूटली बीटन अप, और उन्हें बहुत बुरी तरह बेरहमी से पीटा गया। बेटा वो समझ आ रही है? यस सर। तो बेटा उन्हें घर जाने को तो नहीं मिला, बट मार जरूर मिली पुलिसों वाला, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, यानी किस तरह की जो घटना घटेगी ऐसा जो है प्रोग्राम, जो मीटिंग जब हुई थी तो ऐसा उनके मन में विजन में ऐसा नहीं था कि इस तरह से घटना भी घट सकती है। दे इंटरप्रेटेड देम स्टर्म स्वराज देयर ओन, और सभी लोग स्वराज का मतलब अपने अपने लेवल से अपने अपने समस्याओं के अकॉर्डिंग निकाला था। यानी चाय के बगान के लोग सोचते कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, जो मिल वर्कर से सोचते कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, जो शहर के लोग सोचते कि हमारा जो लाइफ जो है चेंज हो जाएगा, या फिर जो अलग अलग जो एरिया के लोग थे जिनकी समस्याएं थी सोचते कि हमारा अब जो समस्याएं क्या हो जाएगी, बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। इस तरह से लोगों ने क्या किया था, अपनी अपनी सोच से स्वराज का मीनिंग जो है लगाया था। और इमेजिनिंग टू बी द टाइम वेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, और येट वेन द ट्राइबल्स चेंज गांधी जी नेम्स एंड रेज्ड और स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। और जो ट्राइबल पीपुल थे, हम लोगों ने जो पढ़ा था कल राजू राम के बारे में, जो कि ट्राइबल्स जो प्रेजेंट थे, गुरिल्ला मूवमेंट जो हुआ था, तो वे लोग इस आंदोलन का जो मीनिंग है अपने दिमाग से जो अलग लगाया था स्वतंत्र भारत का, कि अब हम लोग जो है आज़ाद होने वाले हैं, अब बहुत ही हम लोग की जो कंट्री है बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। एंड दे वेर ऑल्सो इमोशनली, और वो इमोशनली भी हो चुके थे कि अब हमारा जो इंडिया है बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो चंगुल से छूट जाएगा। वेन दे अटैक्ड इन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी, और महात्मा एक्टेड वेन दे एक्टेड इन द महात्मा इन द नेम ऑफ द महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट to that the Congress they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality। यानी कि इस तरह से जो है फिर से जो महात्मा गांधी के नाम के साथ इस आंदोलन को लिया जाने लगा, तब क्या हुआ, बहुत अलग अलग प्लेसों पर जो वायलेंस होना स्टार्ट हो गया था। हम आगे देखते हैं, एक फोटोग्राफ आपके बुक में दिया है, आप देख सकते हैं, ये आप ही के स्टेट का चौरा चौरी जो गोरखपुर के बगल में है, ये वहाँ का हुआ था। इस सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत से लोग जो थे, ये जो है आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि एट चौरा चौरी इन गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार में एक शांतिपूर्वक सभाएं हो रही थी सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तब तक वहाँ की पुलिस जो है आई और उन निर्दोष लोगों पर बेरहमी से जो है मारना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही तरह से लास्ट फेज में बहुत सारे जगहों पर जो है वायलेंस यानी कि हिंसक घटनाएं घटने लगी। हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट में पढ़ेंगे हम लोग कि तब क्या हुआ था। तो देखते हैं हम लोग इस नेक्स्ट टॉपिक में, आप स्टार्ट कीजिए। टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट, ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, अलग अलग एरियाओं में अलग अलग विचारधारा थी लोगों की, तो आपने देख लिया। तो इसमें आता है कि वाट इज द मीनिंग ऑफ द स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर्स, कि प्लांटेशन वर्कर्स का स्वराज का मतलब क्या था, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन द टाउन्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाउन में क्या इफेक्ट रहा। तो आप लोग उसे पढ़ेंगे कि जो टीचर्स थे या जो प्रिंसिपल्स थे या फिर जो बच्चे थे विद्यालय छोड़ चुके थे, लॉयर्स जो है अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी, ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। और कंट्री साइड में जो अलग अलग जो मेनली इसमें रामचंद्र का नाम आता है, जो है रामचंद्र अवध किसान सभा जो गठित की गई थी। इससे बहुत मतलब जो पॉइंट इंपॉर्टेंस को देख लेना आप लोग अपने लेवल से, ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3 जो है टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडिएंट। हमसे एक क्वेश्चन पूछी थी कौन, मुझे याद है, पूर्णिमा त्रिपाठी, कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सिविल डिसोबीडिएंट।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि इन फरवरी 1921 1922, देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 से 1921 में स्टार्ट हुई थी। 1920-21 में जो है ये स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जस्ट एक वर्ष बाद जो है अलग अलग एरियाओं में जो है वायलेंस होना स्टार्ट हो गया था। तो क्या क्या था, महात्मा गांधी ने इसे वापस लेने का विचार बना लिया था। देखते हैं, इन फरवरी 1922 Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt that movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed to be properly trained before they would be ready of mass struggle. यानी कि महात्मा गांधी ने फिर से इस स्ट्रगल को विड्रॉ कर लिया 1922 में फरवरी में, और देखा कि जगह जगह पे काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं घटने लगी थी, और उनका मानना था कि हमें सत्याग्रहियों को या क्रांतिकारियों को आंदोलन कराने से पहले उन्हें अच्छे ढंग से ट्रेंड कराना है, अच्छे ढंग से उन्हें प्रशिक्षित करना है कि हमें आंदोलन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election of the provincial council that had been set up. The government in India act of 1919। जैसे कि बात है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत से प्रोविंसी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मद्रास, आपको याद है मैंने कल बताया था कि मद्रास की जो प्रोविंसी है वहां पर एक पार्टी वर्क कर रही थी, उसका क्या नाम था पार्टी का? हैव यू रिमेंबर? जो महाराष्ट्र में जो पार्टी, जो मद्रास में जो पार्टी वर्क कर रही थी, उस पार्टी का क्या नाम था? बताइए आप लोग, उस पार्टी का क्या नाम था, बाइकाट जो किया था? यानी घर पढ़ाई नहीं हो रही है। साक्षी निगम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट मद्रास जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कहा था कि नहीं मैं काउंसिल में जाऊंगा, और ताकि हम काउंसिल में अगर जब जाऊंगा तो क्या होगा, वहाँ की जो कुछ पावर हमें मिलेगी, इसलिए वो पार्टिसिपेट किया था। बताइए क्या नाम था उसका पार्टी का? उस तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जो मद्रास में, हाँ बोलिए, पार्टी का नाम क्या था बेटा? बताइए। कांग्रेस। नो 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 नो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस पार्टी था सर, तो मैंने तो वही बताया ना। बताइए, आप बताइए। कांग्रेस पार्टी सर, जस्टिस पार्टी मैंने बताया। कौन? रिमझिम जायसवाल, वेरी गुड। जस्टिस पार्टी थी कहाँ की? मद्रास की। उन लोग का मानना क्या था कि अगर हम काउंसिल में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पावर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसी विचारधारा पर यहाँ पर भी हुआ था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, कि लोगों ने कहा था कि जो कुछ लोग जो थे इस मीटिंग को बंद करने के लिए, कुछ बहुत लोग थे मास स्ट्रगल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वे लोग भी उसी के तर्ज पे आते कि नहीं हम लोग काउंसिल इलेक्शन में जाएंगे और हम लोग वहाँ की सरकार से बात करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो रूल्स को कुछ न कुछ अमेंडमेंट करवाएंगे। दे फेल्ट दैट इट वाज द इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वे आर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। यानी कि वो कहना चाहते थे कि हम लोग इस काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट हों और अपनी भागीदारी जो है इस असेंबली में जताएं, और वहाँ से हम लोग अपने बारे में आर्ग्यू करेंगे, और हम लोग वहाँ पर जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे भाई ये हमारे जो रूल्स बन रही है या फिर जो है वो डायरेक्टली क्या है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उसमें जो है CR दास ये नाम है, देखिए भूल गए हम, चितरंजन दास, सॉरी क्या नाम था, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। जो है एक मतलब स्वराज पार्टी की गठन की CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके, ठीक है, टू रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स। और कल जो है उनका मतलब था कि जो कांग्रेस की जो काउंसिल पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसको रिटर्न किया जाए, उसको जो है चेंज किया जाए।
बट पासेज थ्रू, बट यंगर लीडर्स जो यंग ब्लडी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनका मानना था कि नहीं, प्रेस द मोर रेडिकल मास अगेशन एंड द फूल ऑफ द इंडिपेंडेंस। वो कहता कि नहीं, हम लोग भाई यंग हैं, हम लोग खून में जोश है, हम लोग चाहते हैं अंग्रेजों का विरोध करें, और हम लोग क्या करें, हम लोग उनका जबरदस्ती से विरोध करें, ताकि हमें जो है पूर्ण आज़ादी मिल सके, फुल इंडिपेंडेंस जो है प्राप्त कर सके। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो मतलब जो यंग ब्लड के लोग थे, वो उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। आगे देखते हैं। इन सच सिचुएशन, ऐसी जब कंडीशन हमारे कंट्री की हो चुकी थी, तो काफ़ी इंटरनली डिबेट होना शुरू हो गया था। ठीक है, इंटरनली यानी कि पार्टियों के अंदर ही काफ़ी डिबेट डिस्कशन हो चुका था, होना स्टार्ट हो गया था दो फैक्टरों पर। अगेंस्ट शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवार्ड्स द लेट 1920, यानी कि लेट 1920 यानी कि 1925-22-23 के आसपास जो है हमारे ही नेताओं के बीच में देखा, दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक गरम दल, एक नरम दल। आपको जानते हैं कि गरम दल के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, है ना, और नरम दल कौन थे? महात्मा गांधी। एक थे महात्मा गांधी, कहते कि कोई एक झाप में यहाँ मार दे तो दूसरा भी क्या करो, उसके साइड कर दो। जबकि महात्मा, जबकि सुभाष चंद्र बोस को एक मारता है उसका हाथ तोड़ दो, है कि नहीं। उस प्रकार अपने ही कंट्री में इंटरनल डिबेट हो चुका था। तो पहला पॉइंट था उसका कि द फर्स्ट वाज द इफेक्टेड ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जैसे कि आपने क्लास 9 से पढ़ा था पिछले ईयर कि 1929 में, जानते हैं क्या? वर्ल्ड डिप्रेशन यानी कि आर्थिक मंदी का दौर था। आपको याद होगा कि पूरे बैग भर के पैसे ले जाने पर एक ब्रेड की रोटी मिल पाती थी। उसी दौरान पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पड़ा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट का। तो उसमें जो है 1920 के आसपास जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था पूरे वर्ल्ड में। जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, जो कि यानी खाद्यान्नों की जो कीमत थे, वो काफ़ी गिर चुके थे। और जो हमारे कंट्री के जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, उनकी जो प्रोडक्ट्स जो है नहीं सेल हो पा रही थी। तो 1926 and collapse after 1930, the as the demand for agricultural good fell and export decline, यानी कि जो डिमांड थी खाद्यान्नों की गिर चुकी थी, और जो उनका एक्सपोर्ट जो है, चूँकि इंडिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे, तो अदर कंट्री में जो इसके एक्सपोर्ट हुआ करते थे वो कम हो चुके थे। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, और जहाँ के किसान जो थे वो फसलों को बेचने में बहुत कठिनाई हुआ करती थी, इसलिए वो क्या रेवेन्यू पे भी नहीं कर पाते थे। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज टर्मोइल, और पूरे देश में 1930 तक उथल पुथल की स्थिति मच चुकी थी। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे देश में क्या हो चुका था? आर्थिक मंदी का दौर अपने चरम सीमा पर था। ओके, आगे देखते हैं। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ऑफ न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। देखिए टोरी गवर्नमेंट क्या मतलब क्या होता है? मतलब है कि इंडिया में रूल करना है, और जो नियम बन रहे थे वो ब्रिटेन में बन रहे थे। ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं टोरी गवर्नमेंट। इन ब्रिटेन कंस्ट्रक्टेड द सिचुएटरी कमीशंस अंडर द सर जॉन साइमन set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the council system of in India and suggest change. The problem was that the commission did not have a single Indian members. They were all British. सबसे बड़ी बात यहाँ थी कि जो इसमें कमीशन हुआ करती थी, जो रूल पास हुआ करता था, वो ब्रिटेन में हुआ करता था, और उस कमेटी में कोई भी एक भी नेता जो है इंडिया का नहीं होता था। सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी समस्या है, इंडियन की समस्या है, जब तक उस मीटिंग में इंडियन न रहे, अपनी जब समस्याओं को वहाँ पर प्रेस न करे, तब तक उस पर क्या इम्प्रूव होगा, क्या उसमें सुधार होगा। यही मेन वजह था कि जो है इस साइमन कमीशन से, या फिर वहाँ की जो टोरी गवर्नमेंट थी, उसे इंडिया के लोग जो है अनहैप्पी थे। उसके बाद जब वहाँ पर मीटिंग हुई, सभाएं गठित हुई, वहाँ पर जो प्रपोजल पास हुए, जब साइमन कमीशन के रूप में इंडिया आया, तो वेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1920, याद रखना, वेन साइमन कमीशन कम इन इंडिया 1928, याद रखना डेट। मैं पूछता हूँ तो आप लोग बता नहीं पाते हो, दिस इज वेरी बैड। तो वेन साइमन कमीशन वाज कम इन इंडिया 1928, ओके, इट वाज ग्रीड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, उसका स्वागत कैसे किया गया? गो बैक साइमन। उसी में क्या हुआ था? आपको याद होगा, लाला लाजपत राय की लाठी से जान गई थी, याद है ना आप लोगों को? आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या आप लोग?
चलते हैं। आप लोग याद है कि नहीं स्टोरी? लाला लाजपत राय को लाठी से मार दी गई थी, जो बाद में क्या हो गया, उनका मृत्यु हो चुकी थी। इसी साइमन गो बैक साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग all parties including Congress and the Muslim League participated in the demonstration in an effort to win them over. The victory Lord Irwin announced in October 1929 a wage after the demolition statue for India an obsessified true फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स ये वहाँ पर हो रही थी। हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में है जो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, उसका जो है घोर विरोध किया गया हमारे देश के नेताओं द्वारा, चाहे वो अलग अलग पार्टी के लोग क्यों न थे, सब लोगों ने मिलकर इसका जो है अपोज किया था। क्यों अपोज करने में रीजन क्या था कि जो भी इसमें कमीशन में बातें लिखी गई थी, वो उसमें जो मेंबर्स जो थे सब क्या के थे, जो भी थे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उसमें इंडियन मेंबर्स कोई नहीं थे। ओके बेटा, आप लोग आवाज जा रही नहीं जा रही है? यस सर आ रही है। तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? जब मैं पूछा कि लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। देखते हैं आगे हम लोग पेज नंबर 63 में, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम अ मोर असर्टिव। इस साइमन कमीशन को लेकर के जो यंग ब्लड के नेता थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। एंड द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स who were proposing the constitutional system within the framework British dominion gradually lost their influence। और ये चाहते थे कि भाई हमारा जैसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो फ्रेमवर्क में आता है तो उसमें कोई अलग कंट्री का, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या उसके मेंबर्स हैं, उसका इसमें कोई हस्तक्षेप न हो। ओके, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस हुई थी। लाहौर में जो है मीटिंग हुई थी। आपको याद होगा मैंने बताया था कांग्रेस कब कब हुआ था, 1928 में, 1920 में, यहाँ पर कहाँ पर कांग्रेस सितंबर में हुई थी, 1920 में कलकत्ता में, फिर आपको 1920 दिसंबर में नागपुर में हुई थी, और फिर कहाँ हुआ था 1929 में आपको फिर वहाँ हुआ था, कहाँ पर, लाहौर में। याद रखना इसको, मैप में आता है कि कांग्रेस अधिवेशन जो है कब कब और कहाँ कहाँ हुआ था, डेट देता है कि डेट में कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद करना पड़ेगा किस किस एरिया में किस किस ईयर में हुआ था। तो दिसंबर 1929 में जो है लाहौर में होता है, और इसमें डिमांड किया गया था क्या, पूर्ण स्वराज का, कि अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को, आधा अधूरा आज़ादी नहीं चाहिए। हम लोग का कंट्री होगा, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हम लोग मेंबर्स भी क्या होंगे, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होंगे। ऐसी डिमांड जो है वहाँ पर उठाई गई थी। एंड इट वाज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930, और ये 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया गया कि वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे व्हेन द पीपुल वेयर टू टेक प्लेज टू स्ट्रगल टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये वह उसी समय ये तय कर दिया गया था कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे 1930 में, तो हमारा प्लेज क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय मतलब सब मतलब जो है क्या होगा। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था, जो लोगों की आज़ादी का माहौल था, वो बहुत ही कम लोगों का ध्यान को आकर्षित कर पाया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू फ्रीडम टू मोर कंसंट्रेट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको ऑफ कर दिया कि इस तरह के माहौल में सभी लोगों को या देश के बहुत से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, इसलिए इसको बाद के लिए छोड़ दिया गया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कल के पॉइंट में